हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में मैं सत्यम कुमार मौर्य आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो में मुगल कालीन सल्तनत को स्टार्ट कर दिया, मतलब मुगल वंश को स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम लोग काफ़ी दिन तक अब मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग काफ़ी डीप में जाके दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किए हैं और अब हम लोग मुगल सल्तनत पे बढ़ चुके हैं या मुगल वंश पे बढ़ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ये पढ़ा था कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। 1483 में फरगना टर्की के अंदर हुआ था। इसकी फादर का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंशज के थे। मदर का नाम क्या था, कुतलुक निगर बेग था, जो कि चंगेज खान के वंशज की थी। ये 1494 में 11 वर्ष की एज में फरगना का शासक बना था। उसके बाद इसने 1502 तक समरकंद में शासन किया। 1502 में बाबर का युद्ध होता है सैबानी खां के साथ। और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो सर ए पुल। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सर ए पुल का युद्ध हुआ था समरकंद के अंदर 1502 में बाबर और सैबानी खां के बीच में। और इसमें बाबर की हार हुई थी और सैबानी खां को विजय मिल गई थी। ठीक है, जीत गया था वो। इसके बाद यहाँ पे हार मिलने के बाद बाबर चला जाता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में अधिकार करता है और वहीं पे वो फिर से शासन स्थापित कर लेता है। 1507 में वो बादशाह की उपाधि धारण रहता है। लेकिन अफगानिस्तान में उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो वापस भारत की तरफ आता है। ठीक है, भारत की तरफ आने की कोशिश करता है। और 1519 में वो भारत के अंदर पहली बार कहाँ अटैक करता है, तो भेड़ागढ़ का जो फोर्ट है, मतलब भेड़ागढ़ का जो किला है सिंध के पास, वहां पे अटैक करता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आपको ये तो पता ही है कि 1526 में हम लोगों ने ये देखा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और उसी के थ्रू तो इसने भारत में शासन की नींव रखी थी मुगल सल्तनत के। एक चीज और आपको आपको पता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, कि अब हम लोगों ने एक टाइम सेट कर दिया है। लाइव हम लोगों का वीडियो पब्लिश होता है डेली 6:30 बजे। आपको डेली शाम को 6:30 बजे लाइव हमारा वीडियो पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप डायरेक्ट 6:30 बजे का आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 6:30 बजे लाइव हो जाया करिए यूट्यूब पे। वहाँ पे हमारा वीडियो आपको लाइव पब्लिश मिलेगा। 6:30 से 20 मिनट के अराउंड हमारा वीडियो रहता है, तो 7 बजे के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी टाइम कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि लाइव ही पढ़ लीजिए, ताकि आपको बाद में ना पढ़ना पड़े। अगर रिवाइज करना हो तो बाद में कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी ही हम लोग साइंस की कक्षाएं भी स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप बने रहिए। चलिए अब देख लेते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, यहाँ पे हमें देखना है कि जो बाबर ने भारत में पहला अटैक किया था वो कब किया था। 1519 में भारत में किया था पहला अटैक। और ये कहाँ पे हुआ था, बाजौर में, जो अभी मैंने बताया कि बाजौर के अंदर भेड़ागढ़ किला है, वहीं पे इसने क्या किया था, पहली बार अटैक किया था भारत के अंदर। कब किया था, 1519 में। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि बाबर ने भारत के अंदर पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल कब किया था, तो यही जो 1519 में अटैक किया था इसने, कहाँ पे, भेड़ागढ़ के किले में, वहीं पे इसने पहली बार तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 1520 और 21 के आसपास, मतलब 2 सालों के बीच में, इसने सिंध और कश्मीर में लगभग 3 अटैक किए। ठीक है, इसने किसने अटैक किए, तो बाबर ने 3 अटैक किए सिंध और कश्मीर के आसपास 1520 और 21 के बीच में। इसके बाद देखते हैं, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काफी लोगों को पता होता है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। तो काफी लोगों का आंसर होता है राणा सांगा, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको दौलत खां मिलता है तो आपको टिक करना है दौलत खां। दौलत खां ने ही क्या किया था कि पहले बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन उसमें राणा सांगा ने ये बोला था, उन्होंने भी बोला था कि अगर आप आएंगे यहाँ पे इब्राहिम लोदी से लड़ने, उसको हराएंगे, तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ये राणा सांगा का कमिटमेंट था, ये उन्होंने बोला था। लेकिन एग्जैक्टली अगर ऑप्शन में दौलत खां और राणा सांगा दोनों मिलता है तो दौलत खां टिक करिएगा, नहीं मिलता है तो आप राणा सांगा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए भारत में किसने बुलाया था, तो दौलत खां ने बुलाया था। और इसके पहले मैंने रिलेशन आपको बता ही दिया था सबका। ठीक है, दौलत खां जो था ये भी इब्राहिम लोदी के ही शासन में शासन कर रहा था, सूबेदार था पंजाब का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। जब बाबर आता है तो 1526 में पहला युद्ध होता है पानीपत का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब होता है, 1526 में। और किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये तो किसी से नहीं छुपा है, और पीछे हमने इब्राहिम लोदी वाले में इसको पढ़ा था, लेकिन डीप में नहीं पढ़ा था। अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर तो अपनी तरफ से अकेले था, लेकिन इब्राहिम लोदी का साथ दिया था जो ग्वालियर का राजा था उस टाइम, विक्रमजीत सिंह। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? तो ग्वालियर का राजा विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इवन यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है कि बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है, ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। और तोप चलाने की उस्मानी विधि या उस्मानी नीति जो थी वो बाबर ने कहाँ यूज किया था? तो वो भी 1526 के पानीपत के युद्ध में किया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि जो पहला बैटल हुआ था पानीपत का 1526 में, उसमें तोप का यूज तो हुआ था, ये तो आपने देखा, और तोप चलाने की उस्मानी नीति का यूज हुआ था, लेकिन उसमें बाबर के तोपची कौन थे? तोपची का मतलब तोप मैनेजर, जो तोप को मैनेज करते थे। तो उनका नाम था, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा खां। ये नाम भी आपको याद रखना है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ने क्या किया था कि तोप को मैनेज किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। और जब आपको पता ही है, तो युद्ध जीत गया था बाबर। तो जब बाबर ये युद्ध जीता, तो इसके बाद बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पानीपत के अंदर काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसने क्या किया था कि काबुल और कंधार के जनता के बीच में चांदी के सिक्के बांटे थे। जीता भारत में था, लेकिन ये शासन कहाँ पे करा था? इसके पहले अफगानिस्तान में करा था, काबुल कंधार में। तो इसने काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के बांटे थे। अगर काबुल के सिक्के की बात करें, तो काबुल में इसने शाहरुख नाम के सिक्के बांटे थे और कंधार में बाबरी सिक्के बांटे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काबुल में शाहरुख कॉइन्स चलवाए थे और कंधार में बाबरी कॉइन्स चलाए थे। और शाहरुख कौन था? ये पीछे की लेक्चर आपको बता चुके हैं। जो शाहरुख था वो तैमूर का लड़का था और बाबर तैमूर के वंशज का था, तो इसीलिए उसने शाहरुख के नाम पे सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने काबुल के हर एक आदमी को एक एक सिक्के दिए थे, ये तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब इसने क्या किया कि जनता के बीच में सिक्के बांटे, तो जनता इससे काफी खुश हुई और इसको कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जनता द्वारा, तो ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे किसने दिया था। तो इसको काबुल की जनता ने क्या दिया था? टाइटल दिया कलंदर का। तो कलंदर की उपाधि किसको मिली थी? बाबर को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? आगरा में। हालांकि इसके पहले भी आगरा ही राजधानी थी, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछता है कि मुगलों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो आपको टिक करना है आगरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगलों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो ये कहाँ पे थी? आगरा। आगे बढ़ते हैं। 1526 का आपने युद्ध देख लिया। अब देखते हैं 1527 का युद्ध, 1527 का युद्ध। ये जो हुआ था, ये हुआ था बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। अब ये क्यों हुआ था? देखिए, पानीपत का जब प्रथम युद्ध खत्म हुआ, तो बाबर को ये याद आया कि मैं जीत तो गया हूँ, लेकिन फिर उसको ये चीज़ ध्यान आया कि यार एक आदमी था जिसने मुझे बोला था कि अगर आप आओगे इब्राहिम लोदी से युद्ध करोगे तो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा, अपनी सेना भेजूंगा। लेकिन वो आया नहीं था, और उसका क्या नाम था? राणा सांगा। तो इसने फिर याद किया कि ये मेरे साथ विश्वासघात किया है, और फिर बाबर राणा सांगा के पास चला गया उनसे युद्ध करने। और फिर शुरू हुआ बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध किस किस बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा। और बाबर फिर से अकेले था। राणा सांगा के साथ कौन कौन थे? महमूद लोदी, जो कि चचेरा भाई था इब्राहिम लोदी का, और मेदिनी राय, और ये मालवा का शासक था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो राणा सांगा था इसके खिलाफ तो युद्ध हुआ था खानवा का, और राणा सांगा के साथ दे रहे थे महमूद लोदी और मेदिनी राय, जो कि मालवा के शासक थे। इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, तो बाबर ने कौन कौन सी उपाधि ली? पहले तो उसको कलंदर की उपाधि मिली, जो किसके द्वारा दी गई? जनता के द्वारा दी गई। और गाजी की उपाधि उसने खुद धारण किया था, और किस युद्ध के बाद? तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और इसी युद्ध के दौरान उसने क्या दिया था? स्लोगन ऑफ जिहाद। जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने। किस युद्ध के दौरान? तो याद रखना है, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, इसी के दौरान। ठीक है, अच्छा, जिहाद का मतलब क्या होता है? आप आए दिन सुनते होंगे इस वर्ड का, बार बार रिपीटेड वर्ड है। तो याद रखना है, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध, मतलब धर्म की रक्षा के लिए आप अगर कोई युद्ध करते हैं तो उसे बोलते हैं जिहाद। ठीक है, धर्म को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो बाबर का नेक्स्ट युद्ध होगा वो होगा 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, इसके बाद होगा चंदेरी का युद्ध। अब ये क्यों होगा? तो इसका भी रीजन है, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको केवल ये नहीं बताया जाता ये हुआ था, ये भी बताया जाता था क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये भी बताया जाता है कि क्यों हुआ था, तो उसको भी देख लेते हैं क्यों हुआ था। देखिए,
जो चंदेरी का युद्ध हुआ वो इसलिए हुआ कि बाबर ने ये सोचा चलो भाई राणा सांगा ने तो युद्ध किया है तो चलता है, क्योंकि मैं राणा सांगा के साथ युद्ध करने गया था, ठीक है। लेकिन ये मेदिनी राय बीच में क्यों आया, इसको आने की क्या जरूरत थी, ये तो मालवा का शासक था, इसको वहां पे राणा सांगा के साथ देने की क्या जरूरत थी। तो फिर इनका हाल चाल लेने पहुंचा बाबर। और जो 1528 में हुआ बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें मेदिनी राय की हार हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेदिनी राय हार गए बैटल ऑफ चंदेरी में और बाबर जीत गया। जैसा कि आपको पता है 1526, 27, 28, 29 जो चारों युद्ध लड़े बाबर ने, चारों जीता। तो इसलिए हारने का सवाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भारत के अंदर वो युद्ध हारता ही नहीं है। और आपसे अगर पूछता है कि बाबर ने पहली बार भारत में जौहर कहाँ पे देखा था, तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था यहीं पे इसने क्या देखा था, चंदेरी में ही इसने जौहर देखा था, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अब और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की सेना का साथ दिया था, ठीक है। जो चंदेरी का युद्ध था 1528 में, इसी युद्ध के दौरान जो शेरशाह सूरी था, हालांकि उस टाइम पे उसका नाम शेरशाह सूरी नहीं था, ठीक है, ये बाबर की सेना में शामिल था और इसका नाम था शेर खां शुरू में, वो तो बाद में शेरशाह सूरी बनता है, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछता है कि शेर खां या शेरशाह सूरी बाबर की सेना की ओर से कब लड़ा था, तो याद रखना है 1528 में बैटल ऑफ चंदौली के दौरान या चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर की सेना में शामिल था कौन, शेरशाह सूरी या शेर खान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1527-28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। आपको पता ही होगा, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था अयोध्या में, इसको तो लेके हमेशा सरकार का एक थीम रहता था चुनाव लड़ने का भी, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था कहाँ पे, अयोध्या में 1527 से 28 के बीच में। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। यहाँ पे मैंने लिखा है मीर बाकी, बाबर का सेनापति था मीर बाकी, इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था अयोध्या में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बाबरी मस्जिद किसके नाम पे पड़ा है, तो आप लोगों का आंसर हमें पता है क्या होगा, बाबर होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद था ये बाबर के नाम पे नहीं पड़ा था। जो मीर बाकी था इसको प्यार से बाबर बाबरी बुलाता था और इसी ने अपने नाम पे उसको बनवाया था बाबरी मस्जिद को। उम्मीद करता हूँ को आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अब पर डे पिछले 3 दिन से हमारा लेक्चर 6:30 बजे लाइव प्रीमियर होता है यूट्यूब पे, और आगे भी अब ऐसे ही होता रहेगा। मतलब आप डेली क्या करिए 6:30 बजे बिना नोटिफिकेशन के यूट्यूब पे लाइव हो जाया करिए हमारे चैनल पे, और 6:30 बजे डेली हमारा अब लाइव प्रीमियर होता है ये वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बाबर का आखिरी युद्ध होगा भारत के अंदर, आखिरी और चौथा बोल सकते हैं, ये हुआ था बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। तो बाबर का जो आखिरी युद्ध होगा भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, वो होगा 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा या घाघरा का युद्ध। और ये बाबर का ऐसा पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा, जो कि हुआ था 1529 में। और ये हुआ था बाबर और अफगान्स के बीच में। अफगान्स को कौन लीड कर रहे थे, महमूद लोदी, ठीक है। तो अफगान्स को लीड करा था महमूद लोदी। अगर ऑप्शन में अफगान मिलता है तो ठीक है, ऑप्शन में अफगान की जगह महमूद लोदी मिलता है तो वो भी सही ऑप्शन है, ठीक है। और इसी 1529 में इस युद्ध के बाद बाबर की 1530 में क्या होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बोले जाते हैं, ऐसे फैक्ट्स बोले जाते हैं कि बाबर की मृत्यु क्यों हुई थी, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। कई लोग ये बोलते हैं कि 1530 में इब्राहिम लोदी की जो माँ थी वो इसके यहाँ नौकर का काम करती थी, खाना बनाती थी, और उसी ने खाने में जहर डाल के दे दिया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। कई लोग ये बोलते हैं कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ये अल्लाह से फिर इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, मन्नत मांगी कि आप हमारे बेटे को सही कर दीजिए, मेरी जान ले लीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हुमायूं सही होता चला गया, ये इसकी तबीयत खराब होती चली गई और ये डेथ हो गई। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1530 में हुई थी, आराम बाग में, ठीक है। आराम बाग कहाँ पे है, आगरा में है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 बार दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा मुगल इंपरर है जो 2 बार दफनाया गया था, तो कौन था, ये था बाबर। पहली बार जो दफनाया गया था वो दफनाया गया था आराम बाग आगरा, ठीक है, जहाँ पे मरा था पहली बार तो वहीं दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी वाइफ जिसका नाम था यूसुफ जई, ठीक है, इसकी वाइफ का नाम भी पूछ सकता है कि बाबर की कौन सी वाइफ थी, क्योंकि ये लोग कई कई वाइफ रखते थे, ठीक है, एक पत्नी तो होती नहीं थी। तो अगर आपसे ये पूछता है कि बाबर की कौन सी वो पत्नी थी जिसने इसको मतलब काबुल ले जाके दफनाया, तो याद रखना है वो कौन था, यूसुफ जई, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपको आराम बाग आगरा नहीं बताना है, क्योंकि बाद में उसको काबुल ट्रांसफर करा दिया गया, तो उसको काबुल आपको बताना है। काबुल कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है, ठीक है। उसके बाद बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब आत्मकथा लिखी, और उसका नाम था तुजुके बाबरी। क्या नाम था, तुजुके बाबरी। और बाद में अकबर के शासनकाल में उसी को
किसमें ट्रांसफर कराया गया? फारसी में, और उसका नाम पड़ा बाबरनामा। तो बाबरनामा या तुझके बाबरी पूछता है तो सेम चीज है, बाबर की जीवनी है। और जब इसको ट्रांसफॉर्म कराया गया फारसी में अकबर के द्वारा, तो किसने ट्रांसफॉर्म किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अगर ये पूछता है कि लिखा किसने था, तो बाबर ने खुद लिखा था और उसकी मदद की थी पायंदा खान ने, ठीक है। बाबर की आत्मकथा लिखने में बाबर की मदद की थी पायंदा खान ने। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाबर ने दीवान नामक काव्य संग्रह की रचना की थी। मतलब क्या है कि बाबर एक काव्य संग्रह की भी रचना किया था जिसका नाम था दीवान। तो आपको ये भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि किसने कृष्णदेव राय को अपने समय में सबसे महान शासक बताया था, ठीक है, तो बाबर ने अपने शासनकाल में कृष्णदेव राय को मोस्ट पावरफुल रूलर बताया था, मतलब सबसे महान शासक उस टाइम का। हालांकि बाबर इनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया है, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये साउथ के शासक थे कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। बाबर जो था वो बागवानी और नगाड़ों का काफी ज्यादा शौकीन था। तो बाबर किस चीज का शौकीन था? बागवानी और नगाड़ों का। क्वेश्चन क्योंकि आने वाले समय में अब टफ करते चले जा रहे हैं जो भी सेट करने वाले हैं, इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोई पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है। अच्छी अच्छी कोचिंग से आप नोट देखेंगे तो आपको ये सब पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे चैनल पढ़ रहे हैं, आप दूसरे डिफरेंट रहेंगे तभी, इसीलिए आपको एक एक पॉइंट बताया जाता है ताकि आप कहीं भी पीछे ना हटे। जीएस के सेक्शन में कोई भी आपसे अगर टक्कर ले तो आप उनको पीछे छोड़ दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अभी तक तो आज मैंने बोला नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, 4-5 बुक से और नोट से मैं फैक्ट्स कलेक्ट करता हूँ। इतना टाइम लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं एक छोटा सा वीडियो के लिए। जो पॉइंट मैं कलेक्ट करता हूँ आपको बताता हूँ एक वीडियो में, ठीक है। आपको लगता होगा 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक वीडियो के लिए मुझे 3 से 4 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। मैं एक नोट से नहीं उठाता हूँ, बहुत सारी बुक से उठाता हूँ, फिर अपने नोट से उठाता हूँ, इस तरीके से पॉइंट कलेक्ट करके फिर आपको पढ़ाता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए मोटिवेशन, मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग क्या करिए, शेयर करिए वीडियो को, दोस्तों सबने कहिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग कम से कम लाइक तो करिए भाई, लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। लाइक करने में क्या आता है यार, 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो लाइक करिए ज़्यादा ज़्यादा, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, और कमेंट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि बाबर को कोहिनूर हीरा किसने गिफ्ट किया था, तो याद रखना है हुमायूं जो था इसका लड़का, इसने विक्रमजीत सिंह जो था उससे कोहिनूर लेकर बाबर को गिफ्ट किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें इब्राहिम लोदी की मदद की थी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने। इसी से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा लेकर किसको गिफ्ट किया था? बाबर को गिफ्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो बाबर के बारे में हमने इतना पॉइंट देख लिया कि एग्जाम में अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे तो छूट ही नहीं सकता है, ठीक है। किसी से छूटे चाहे मत छूटे, आप तो कभी भी बाबर से क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हैं। या दिल्ली सल्तनत से भी पूरा मैंने जो वंश पढ़ा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कोई क्वेश्चन आएगा आप छोड़ने वाले नहीं हैं। अब अगर आपने पूरा मेरा लेक्चर फॉलो किया है, अगर नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर, कोई नए लोग जुड़ रहे हैं इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है, तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके पहले हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मतलब पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी खत्म कर दिया है, प्लेलिस्ट में उसका भी पड़ा हुआ है वीडियो, तो उसको भी जाके देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है। हुमायूं ने जो शासन किया वो 2 फेज में किया, एक 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, क्योंकि बीच में मुगल सत्ता भारत से गायब हो गई थी। शेरशाह सूरी आएगा बीच में, 15 सालों के लिए सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है भारत में, ठीक है। तो चलिए हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था वो काबुल में हुआ था, कब? 1508 में। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था, और 1507 में क्या हुआ था? बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको को रिलेट करके चीज़ों को याद रखिए दोस्तों। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक दूसरे से रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी माता का नाम था माहम बेगम, ठीक है। तो हुमायूं की माता का नाम क्या था? माहम बेगम। और इनके गुरु कौन थे? इलियास खां। ये गुरु वाला पॉइंट और माता वाला पॉइंट आपको जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, गुरु, हुमायूं के गुरु कौन थे? इलियास खां थे। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं और भी हुमायूं के बारे में फैक्ट्स। देखिए, बाबर जो था उसके 4 लड़के थे, ठीक है। पहले इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल लीजिए हुमायूं के बारे में। जो बाबर था इसके 4 लड़के थे। पहला था हुमायूं, जो कि दिल्ली और आगरा का शासन इसको मिला था। कामरान, जिसको काबुल और कांधार का मिला था। अस्करी, जिसको सांभल मिला था। और हिंदल, जिसको अलवर मिला था। देखिए हुआ क्या था, जो हुमायूं था ये, इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी थी और ये काफ़ी ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास करता था, ठीक है।
ये ऐसा बताते हैं कि ये पर डे ज्योतिष के हिसाब से जैसा बताया जाता है, ये अलग अलग रंग के कपड़े पहन के जाया करता था। अच्छा, हुआ क्या, ये बहुत ही सीधा साधा था। जब बाबर की मृत्यु हो रही थी तो बाबर ने क्या कहा कि आप लोग चारों भाई सिंहासन में आपस के लिए लड़ना मत आपस में। हुमायूं से बोला, क्योंकि बड़ा वही था तो सिंहासन तो उसी को मिलना था। तो हुमायूं से उसने बोला कि आप चारों में बांट दीजिएगा अपना पूरा राज्य। और यही सबसे बड़ी, इतिहासकार बोलते हैं हुमायूं ने यही सबसे बड़ी गलती की बाबर की बात मांग के। क्योंकि देखिए, जब आप एक था तो ज्यादा पावर था, अब आप चारों को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट देंगे तो अलग हो गया तो वो छोटा पड़ गया, और इसीलिए सूर्यवंश की स्थापना हो जाएगी, शेरशाह सूरी इन पे अटैक करके इनको हरा देगा। ठीक है, तो यही हुआ था, इसी वजह से जो हुमायूं था इसकी बोल सकते हैं सत्ता गिर गई थी कुछ दिन के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बाद। 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कोरोनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद पहले जान लेते हैं कि इनके तीन मेन उस टाइम पे शत्रु कौन थे हुमायूं के। तो देखिए, जो हुमायूं का उस टाइम पे मेन शत्रु थे वो पहला था महमूद लोधी जो कि बंगाल में शासन कर रहा था, दूसरा था शेर खां जो कि बिहार में शासन कर रहा था, और तीसरा था बहादुर शाह गुजरात में शासन कर रहा था। मतलब हुमायूं के सामने काफी चुनौतियां थी। पहले तो चार भाई थे तो चारों में बांट दिया क्षेत्र, तो छोटा छोटा राज्य होगा। उसके बाद इसके तीन ऑलरेडी पहले से ही बने बनाए दुश्मन थे, ठीक है, बाबर के द्वारा बनाए गए थे। तो पहला कौन था, महमूद लोधी जो कि बंगाल में शासन कर रहा था, दूसरा था शेर खां जो कि बिहार में शासन कर रहा था, और तीसरा था बहादुर शाह जो कि गुजरात में शासन कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि हुमायूं ने जो अपना पहला अटैक किया वो 1531 में किया कालंजर के किले पे। ठीक है, आपसे अगर कहीं 1531 या 32, ठीक है 32 में मिलता है तो आपको टिक कर देना है, लेकिन जनरली 99% केसेस में आपको 31 ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में 32 है 31 नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर 31 है 32 नहीं है तो आपको 31 ही टिक करना है, आपको 31 ही याद रखना है। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर के किले पे अभियान किया था या अटैक किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने हुमायूं की शुरुआत कर ली है, हुमायूं के बारे में बेसिक जान लिया, उसके भाई कितने थे, किसको कहाँ का एरिया मिला था, उसके दुश्मन कौन कौन से थे, राज्याभिषेक कब हुआ, मम्मी का नाम क्या था उनके, गुरु का नाम क्या था, और किस्मत इनकी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो इस तरीके से हमने बाबर को खत्म कर लिया है मुगल वंश में। अब हुमायूं पे चल रहे हैं, काफ़ी डीप में हम इस तरीके से पूरा पढ़ते चले जाएंगे, और आपका एक दिन देखेंगे आपका पूरा जनरल स्टडीज का सेक्शन कवर हो जाएगा। जल्द ही हम लोग साइंस शुरू करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो साइंस में हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ जैसा आप लोगों का रिस्पांस होगा फिर आगे भी सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, अब पर डे 6:30 बजे यूट्यूब पे मेरी वीडियो लाइव पब्लिश होती है, तो आप लाइव ही उसको देखना कोशिश करिए कि 6:30 से 20-25 मिनट का वीडियो होता है, आप उसको लाइव प्रीमियर देखिए वहाँ पे। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए और बाद में रिवीजन कर लीजिएगा कुछ देर बाद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।